हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज डेट है 2 जनवरी 2021 और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग फिर से तैयार होंगे इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए। साथियों एक रिक्वेस्ट भी है आप सभी लोगों से, हालांकि मैं अपने इस बिजी शेड्यूल में कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी गलती ना हो, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि ह्यूमन व्यक्ति है तो कोई भी गलती हो सकती है, तो आप लोग उस चीज़ का भी ध्यान रखें और बाकी तो सारी प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ बिल्कुल करते रहिएगा। और साथियों जो भी लोग नए विजिटर्स हैं हमारे चैनल पे, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये सीरीज आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो एक स्लो या धीमी शुरुआत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिएगा, मैं बिना किसी देर करके सीधे चल रहा हूँ, चीज़ों को आप समझते जाइएगा। ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, वो आया अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद यहाँ पर। तो ये सेंटेंस कहता है, सेंटेंस का मीनिंग जरूर आपको आना चाहिए साथियों। अगर इंग्लिश के आप लिटरेट हैं, साक्षर हैं, तो आप लोगों को इंग्लिश को बोलना, समझना और उसको समझाना, तीनों ही चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, तो जो लाल वर्ड है वहाँ ब्लैक आएगा या बोल्ड होकर के आएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिएगा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ दोनों चीज़ें। एक शब्द होता है डेस्पाइट, जो आपके सामने लिखा है, और एक होता है इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मीनिंग सेम है, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अब दोनों का मतलब सेम होता है तो सीधे मतलब है कि या तो ये इस्तेमाल हो सकता है या ये इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आप सेंटेंस में देखेंगे तो ये ऑफ जो एक्स्ट्रा यूज कर दिया गया है ये गलत है। तो इसी वजह से यहाँ पर या तो आप डिस्पाइट का यूज करेंगे या इन स्पाइट का यूज करेंगे। साथियों ये सेंटेंस आपके दोनों तरीके से हो सकते हैं, सेंटेंस एरर की फॉर्म में भी हो सकते हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। किसी भी सेंस में लगाएं, आपको बस सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए। तो राइट आंसर इज इन स्पाइट ऑफ। तो मैं समझता हूँ पहला सवाल आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दूसरा सवाल है द डिमोन्स्ट्रेशन पास्ड अवे पीसफुली। तो डिमोन्स्ट्रेशन आराम से यानी कि शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है डिमोन्स्ट्रेशन। तो डिमोन्स्ट्रेशन के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग समथिंग दैट शोज या एक्सप्लेन्स दैट समथिंग इज ट्रू। ऐसी कोई भी चीज जो दिखाती है या एक्सप्लेन करती है कि कोई चीज सत्य है, यानी कि उसका प्रमाण सिद्ध करती है, हम उसको डिमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। इसका दूसरा मीनिंग होता है टू शो और एक्सप्लेन हाउ टू डू एनीथिंग और हाउ समथिंग वर्क्स। यानी कि कुछ दिखाना कि कोई चीज कैसे काम करती है, हाउ टू डू एनीथिंग वर्क्स, या हाउ समथिंग वर्क्स, कोई चीज काम कैसे करती है, यानी कि किसी चीज का तरीका बताना या उसकी प्रणाली बतानी, ये होता है डिमोन्स्ट्रेशन। तो आप समझते हैं कि एक टाइप का प्रदर्शन होता है, अगर हम इसको हिंदी में कहें तो। ठीक है, प्रदर्शन। तो ये कंप्लीट हो गया पीसफुली। अब यहाँ पे मीनिंग आ रहे हैं तीन चार। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। अब जैसे पास्ट अवे है, साथियों इनमें सब में सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो आप इनको सिंगल फॉर्म के साथ लेंगे, जैसे पास अवे। तो इसका मतलब होता है डाई। डाई का मतलब होता है मरने से। तो पास अवे आप खुद समझ गए होंगे, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही पास आउट, तो पास आउट होना या तो मतलब उस कैटेगरी से बाहर निकल जाना, जैसे आप 12th पास आउट हैं या 10 पास आउट हैं। लेकिन ये फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये भी होता है टू बिकम अनकॉन्शियस। तो देखिएगा यहाँ पे अनकॉन्शियस का मतलब होता है जब आपको कॉन्शियस ना रहे। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, या आपको कुछ सुध बुध ना रहे, ये होता है। यानी कि थोड़ा सा बेहोशी की हालत कह सकते हैं, ये होता है पास आउट। अगर आप आउट हो रहे हैं तो यू आर अनकॉन्शियस, और अवे हो रहे हैं तो आप
डाई हो रहे हैं, यानी कि आपकी डेथ हो रही है। पास तो सिंपली पास है, इसका तो कोई विशेष काम करने की आदत ही नहीं है। और पास होन, साथियों मैं कुछ चीज़ें आपको दूंगा भी साथ में। तो यहाँ पर ये आपका आज HW है, तो आपको बताना है कि पास ऑन का मीनिंग क्या होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं कोई होमवर्क नहीं दे पाया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पे पास अवे तो आने वाला है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो इसलिए सिंपली आप लिखेंगे पास्ट। तो राइट आंसर इज डिमोन्स्ट्रेशन पास्ट पीसफुली। तो ये सब शांतिपूर्वक पास हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ कि सारी बात आपको ध्यान में आ गई होगी, समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आई वॉकड बैक होम आफ्टर द मूवी yesterday night. आई वॉकड बैक, मैं वापस आया घर इसके बाद मूवी देखने के। तो यहाँ पे जो चेंज करना है वो yesterday नाइट में चेंज करना है। तो पहला ऑप्शन है लास्ट नाइट, दूसरा ऑप्शन है प्रीवियस नाइट, तीसरा है दैट नाइट। ये तो आप देखते ही काट कर सकते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं इससे इम्प्रूव करने के। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे कि लास्ट नाइट और प्रीवियस नाइट में फ़र्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट नाइट एंड प्रीवियस नाइट? तो लास्ट नाइट इज जनरली कॉल्ड द नाइट बिफोर टुडे, यानी कि आज जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, तो जो पिछली रात बीती है, इसके लिए आप ये लास्ट नाइट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्रीवियस नाइट जो कोई भी अदर दिन है, एनी अदर नाइट, ठीक है, इन पास्ट। तो आप समझ सकते हैं पास्ट में कोई भी ऐसी रात जो रही हो उसको हम प्रीवियस नाइट। और वैसे भी इसका प्रयोग आप लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीचेस में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राइट आंसर होगा फिर वो लास्ट नाइट हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पिछले ही दिन की जो की गई है। और साथ ही एक और स्पेशल बात मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर ये चेंज हो सकता है या ये करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो लिखा है यस्टरडे नाइट। तो यहाँ तो नाइट लगाएं या डे लगाएं। तो यस्टरडे कहा है आपने, तो कल का दिन हो जाएगा। और आप अगर कह रहे हैं यस्टर नाइट, तो ये भी राइट है। तो या तो आप इसको करेक्शन करने के लिए अगर ऑप्शन में यस्टर नाइट भी होता तो ये भी एक राइट आंसर हो जाता, लेकिन ये तो पूरा ही गलत है, आपको ध्यान रखना है। तो ये गलत है। अभी फिलहाल जो सवाल में ऑप्शन है उसके हिसाब से आपका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि लास्ट नाइट। तो समझिए होंगे, लास्ट नाइट इज राइट आंसर। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इफ दे वर नोइंग अबाउट द क्रैब्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर। चलिएगा, इफ का साथियों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। आप लोग मीनिंग निकाल के लाइएगा क्रैब का, ये मैं आपके लिए HW देता हूँ। तो बस कुछ ज़्यादा काम नहीं है, आप लोग दोनों ही काम को करके लाइएगा। अब मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। सेंटेंस का मीनिंग आपको बिल्कुल समझ में आएगा जब हम लोग काम करेंगे, तो आ, हर चीज़ समझ में आएगी। इफ एक ऐसा शब्द है जो कंडीशनल है। तो कैसा शब्द है साथियों? कंडीशनल, यानी कि ये कंडीशन रखता है। अगर आप किसी से कुछ कहते हैं तो ये कंडीशन रख करके आपसे बात करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 कैसे इसमें यूज होगा। इफ ये वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस या ईएस, यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है। इफ के साथ अगर एस या ईएस जुड़ा हुआ है तो आप जो अगला सेंटेंस कनेक्ट करेंगे वो विल के साथ, ये आपको देखना है। यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं, यानी कि इफ ही कम्स, सेंटेंस देखिएगा, इफ ही कम्स आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। अगर वो आते हैं तो मैं जाऊंगा। हालांकि दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, ना तो अभी वो आया है और ना अभी मैं गया हूँ, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस पहले होना होता है उसको आप कम्स यानी कि प्रेजेंट में रखते हैं और अगला सेंटेंस फ्यूचर में बनता है विल। तो अगर इफ के साथ एस या ईएस आता है तो सेंटेंस आप किसमें बनाएंगे? विल में।
और अगर ये सेंटेंस आता है आपका इफ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपको जो सेंटेंस बनाना होता है वो बनाना होता है वुड में। जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, एक तो ये सेंटेंस, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं और बता दूं, एक और होता है इफ, सॉरी यहाँ पे इफ आना चाहिए, इफ वर्ब इसके साथ हैव और थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब को ब्रैकेट में आप ले सकते हैं, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इफ के साथ अगर हैव और थर्ड फॉर्म आती है, जैसे हैड ग्रोन, जैसे हैड नोन, ये पहला शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके प्लस के साथ यहाँ यूज करेंगे वुड हैव। इनका मीनिंग समझ लीजिएगा, मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। इफ के साथ ऐसे यस आता है तो ये कंडीशनल है, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। सेकेंड फॉर्म और वुड के साथ, इफ आई न्यू, आई वुड नॉट गो। देखो, इफ आई न्यू कंडीशनल है, अगर मुझे पता होता तो आई वुड नॉट गो, तो मैं नहीं जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे जानकारी होती तो आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाता वहां पर। तो ये पास्ट की तरफ थोड़ा इशारा करता है। तो यहाँ पे देखना है कि अगर यहाँ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई तो यहाँ वुड का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हैव थर्ड फॉर्म, जैसे ये लिखा है हैड नो, हैड नॉन, तो यहाँ पे किसके साथ कनेक्शन बन जाएगा, वुड हैव के साथ। बस साथियों, आपको इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वाला सेंटेंस है नीचे वाला वुड हैव के साथ, तो इसमें एक रिपेंटेंशियस होता है। रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछतावा। अगर इतनी बड़ी घटना होती है कि आप ये काम करते अगर पास्ट में, तो आपको ये सारा फायदा हो जाता है। जैसे आपको बताना है कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो क्या होता, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते और मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाता। इफ आई हैड गोट मोर मार्क्स, हैड गोट लिखा है मैंने, मैं फिर बताता हूँ, इफ आई हैड, सेंटेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे, इफ आई हैव स्टडीड मोर, बोलने में गलत हो गया, इफ आई हैड स्टडीड मोर आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि हैव के बाद जब भी एक्शन आएगा तो उसमें थर्ड फॉर्म तो लगनी लगनी है, तो इसलिए थर्ड फॉर्म इधर भी और इधर भी थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं और मेहनत करता तो मैं और ज़्यादा अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेता। तो मैं दोबारा से इसको साफ करके बताता हूँ, एक बार आप अच्छे से समझ ले। इफ के साथ एस या ई एस वाला आ रहा है, एस या ई एस वाला, एक फिर दोबारा से गड़बड़ हो गया। इफ के साथ एस या ई एस वाला सेंटेंस, तो आपको किससे जोड़ अगला सेंटेंस बनाना है, बिल के साथ। इफ का सेंटेंस अगर सेकेंड फॉर्म के साथ आ रहा है तो आपको बनाना है वुड के साथ। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और इफ के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है, हैव के साथ, हैव और थर्ड फॉर्म, तो आपको सेंटेंस बनाना है वुड हैव के साथ, और इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे अगला जो सेंटेंस है जिसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, वो है वुड नॉट हैव। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव और थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड नॉट। तो इसलिए राइट आंसर है पहला, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वुड हैव लगा हुआ है और ये न्यू है, तो यहाँ पे इसके आगे सेंटेंस बना होता वुड से, लेकिन वुड से सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको लीव करना होगा। डिड नो का तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो होता भी नहीं है ऐसे। तो आपको चौथा सवाल समझ आ गया होगा। चलिएगा अगले सवाल पे चलते हैं। आगे साथियों सवाल है कुछ, वो आपको देखने हैं। वन वर्ड है, वन हु ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ये एनिमल के बारे में हो रही है, जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को
का मांस खाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोर भी बोल देते हैं, या ROUS लगा करके भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो कार्निवोर यानी कि जो एनिमल दूसरे पशु का मांस खाता है उसको कार्निवोर बोलते हैं। ऐसे ही है वन हु ईट्स ओनली प्लांट्स, ये भी एनिमल है। ऐसा ऐसा जानवर जो खाली प्लांट खाता हो उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोर। मैं समझता हूँ हर्बीवोरस या कार्निवोरस, ये आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही बात होती है पर्सन की। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको कराना चाहूँगा चौथा सेंटेंस, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। अब जो ये पर्सन है, ध्यान से व्यक्ति को ध्यान रखना है। यहाँ पे ऊपर वाला जो फर्स्ट सेंटेंस था वो एनिमल की बात हो रही थी। तो ऐसा व्यक्ति जो आदमी का ही मांस खाता है उसको हम बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल। तो ये आदमी वो है जो आदमी का भी मांस खाता है। और ऐसा व्यक्ति हु ईट्स टू मच, बहुत ज्यादा खाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लूटन। GLUTTON, ग्लूटन। ऐसे ही मिलते जुलते शब्द हैं। ए पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ, ये विश्वास करता है ऐसा कोई व्यक्ति, वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन, कि जैसे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, अधिकार हैं, आदमी के बराबर महिला के होने चाहिए। तो हम लोग उस व्यक्ति को बोलते हैं फेमिनिस्ट। ये सब छोटे हैं लेकिन ट्विस्टेड। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के अधिकारों को बराबर रखने की बात करते हैं उसको हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति लुकिंग, बिहेविंग और साउंडिंग, मतलब उसको दिखता लड़कियों जैसा हो, व्यवहार लड़कियों जैसा करता हो, आवाज लड़कियों जैसी हो, एज ए वुमेन और ए गर्ल, तो हम उसको बोलते हैं इफेमिनेट। EFFEMINATE, इफेमिनेट। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि फेमिनिस्ट और इफेमिनेट में अंतर क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। और एक बात यहाँ पे करेंगे हम लोग। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये आपने लिख लिए होंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्पेलिंग वाले। और मैं एक छोटी सी बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कल एक शब्द साथियों गलत लिखा गया था, तो क्योंकि फर्स्ट डे था, लेकिन लिखने में गलती थी, वैसी कोई गलती नहीं थी मेरे समझने में। लेकिन आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। तो वो था एलिट्रेशन, TERATION। तो जिन्होंने कल की क्लास देखी है तो उसको सही कर ले। तो यहाँ पे ई छूट गया था, वो सिर्फ लिखने की वजह से हो गया था, क्योंकि कल लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से। आज के जो 5 शब्द हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला शब्द है स्कल्प्टर, SCULPTOR, स्कल्प्टर। तो ये वो होता है जो स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाता है। तो SCULPTUR, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति कला। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं साथियों। इसमें कुछ होता नहीं है, जैसे यहाँ TER हो गया, TOR हो गया, ऐसे करके दुनिया भर के शब्द देते हैं, कभी AR, कभी ER, कभी OR। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये OR है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा शब्द है मैथमेटिशियन, MATHE, मैथ, MATICIAN, मैथमेटिशियन, MATHEMATICIAN। यहाँ पे ई का ध्यान रखना है। बाकी तो सब कुछ सही है, लेकिन ई का यहाँ पे ध्यान रखना होता है। मैथमेटिशियन। नंबर 3, इसमें लिखना है कमेटी, स्पेशल है, COMMITTEE, तो ये कमेटी होती है, COMMITTEE। चलिएगा इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक शब्द है ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा होशियार। तो यहाँ पे ENT नहीं है, इसको ध्यान रखना है ANT। तो यहाँ पे जो बाद वाले शब्द हैं उनको विशेष ध्यान रखना होता है।
इसलिए इनकी महत्ता है। अगला शब्द है सेपरेट, SEPERATE, सेपरेट। तो यहाँ पे ई शब्द का इस्तेमाल कर, कई बार SEPRAT कर देते हैं, तो SEPERAT, तो मैं इनको बार बार बोल रहा हूँ। तो आप इन शब्दों को यहाँ से देख करके नोट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की जो थ्योरी है वो आपकी पूरी समझ में आ गई होगी। मैं अगली थ्योरी के साथ कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।